हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम PERT यानी प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही इस आंसर को कैसे सीक्वेंस में लिखना है ये भी हम देखेंगे। PERT ये क्वेश्चन बहुत बार मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज एंड एजुकेशन में पूछा गया है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आंसर को कैसे लिखना है। तो स्टार्टिंग विथ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या आएगा? Program Evaluation and Review Technique is a statistical tool used in project management which was designed to analyze and represent the tasks involved in completing a given project. तो PERT जो है ये एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो यूज़ किया जाता है कौन सा भी प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया गया है तो मोस्टली इन्वेंट इसी चीज़ के लिए किया गया था, मतलब कौन सा भी बड़ा प्रोजेक्ट हो तो उसको मतलब स्टैटिस्टिकल टूल उसमें कौन से टास्क लगेंगे, किसको मतलब वो टास्क को कैसे सीक्वेंस में लाना है, कितना टाइम लगेगा एक टास्क को, कौन से दो टास्क साथ में करने चाहिए, ये सब हम एनालाइज करते हैं ये PERT से, ठीक है। एंड रिप्रेजेंट द टास्क इन्वॉल्व इन कम्प्लीटिंग अ गिवन प्रोजेक्ट। तो वही एक टास्क जो मतलब इन्वॉल्व होता है प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में उसको भी बताता है ये। देन स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन। तो ये है PERT चार्ट का डेफिनेशन। PERT चार्ट इज़ अ ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स ऑल ऑफ द टास्क नेसेसरी टू अ प्रोजेक्ट्स completion and the order in which they must be completed along with the corresponding time requirements। तो PERT चार्ट क्या होता है? ये है हमारा PERT चार्ट, ठीक है। तो PERT चार्ट इज़ अ ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स ऑल ऑफ द टास्क्स नेसेसरी टू अ प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन। तो PERT चार्ट क्या होता है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहता है। इसमें हम जो भी टास्क हमें लगता है एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में वो हम इसमें मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये है टास्क ए, ये टास्क बी, टास्क सी, ई, टास्क, ठीक है। एंड द ऑर्डर इन विच दे मस्ट बी कम्प्लीटेड। अभी कौन से भी टास्क करने के लिए हमें एक ऑर्डर लगता है। फॉर एग्जांपल हमें टास्क बी करना है तो उससे पहले टास्क ए को कंप्लीट करना चाहिए। और ये भी इसमें रिप्रेजेंट करता है कि ए कंप्लीट होने के बाद ही हम टास्क बी और टास्क सी कंप्लीट कर सकते हैं। और टास्क बी एंड टास्क सी पैरेलल चल रहे हैं, मतलब दोनों भी साथ में मतलब ये टास्क कंप्लीट हो रहे हैं, टास्क बी एंड टास्क सी, ओके। तो ये हो गया PERT चार्ट का डेफिनेशन। PERT का डेफिनेशन क्या होगा? इट इज़ अ टेक्निक दैट रिप्रेजेंट्स द एक्टिविटी इन अ प्रोजेक्ट एंड टू इलिस्ट्रेट द फ्लो ऑफ इवेंट्स इन अ प्रोजेक्ट। मतलब कि ये PERT जो है ये एक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है और इलिस्ट्रेट करता है। इलिस्ट्रेट मतलब क्या कि मतलब शो करता है कि मतलब इवेंट्स कैसे फ्लो होते हैं एक प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो नेक्स्ट ये तो हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, डेफिनेशन देख लिया। और इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ये PERT चार्ट भी ड्रॉ करें एग्ज़ाम के पेपर में, क्योंकि थोड़ा बहुत डायग्राम अच्छा लगता है पेपर में। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मतलब जब भी आप मतलब PERT का मोस्टली बहुत बड़ा ऐसा नाम है तो आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म जब लिखोगे तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आप ये फुल फॉर्म लिख लो, उसके बाद और साथ में एक ब्रैकेट में PERT लिख दो, उसके बाद आप पूरे पेपर में PERT ऐसे लिख सकते हो, ओके। सो इसके बाद हमने डेफिनेशन लिख लिया, इंट्रोडक्शन लिख लिया। इसके बाद आएगा अपना 3 चांसेस ऑफ PERT। इसको हम 3 पॉइंट एस्टिमेट ऑफ PERT भी बोलते हैं, सॉरी। तो 3 चांसेस ऑफ PERT क्या है? ये 3 चांसेस ऑफ PERT क्या है? पहला तो टी ऑप्ट मतलब ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट। टी मतलब टाइम और ऑप्ट मतलब ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट। तो ऑप्टिमिस्टिक मतलब क्या होता है? कुछ अच्छा है, जो मतलब जो हमेशा जो पर्सन पॉजिटिव रहता है उसको हम ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं मोस्टली, ठीक है। तो ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट में हम लोग यही देखते हैं कि मतलब जैसे कि हमने बोला था PERT के डेफिनेशन में कि हर एक टास्क को मतलब रिप्रेजेंट करता है और कितना टाइम लगता है एक टास्क को कंप्लीट करने में वो भी रिप्रेजेंट करता है PERT ग्राफ में, राइट। तो टी ऑप्ट में क्या होता है? दिस इज़ द फास्टेस्ट टाइम एंड एक्टिविटी कैन बी कम्प्लीटेड। तो हम ऐसे बोलते हैं कि मतलब एक असम्पशन रखते हैं, 3 असम्पशन रखते हैं। पहले तो हम ऑप्टिमिस्टिक के बारे में बात करें तो एक टास्क कितना जल्दी हो सकता है वो हम बताएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कौन सा टास्क लिया है कि मतलब ये इन्वेंट्री पूरा मतलब हो जाना चाहिए ये मंथ का, राइट। तो फिर उसके लिए हम मतलब एकदम ऑप्टिमिस्टिकली बोलेंगे कि हाँ 1 महीना आराम से मतलब 1 महीने में हो जाएगा, कम से कम 1 महीने में हो जाएगा ऐसा, ठीक है। For this assumption is made that all the necessary resources are available and the predecessor activities are completed as planned।
तो मतलब अगर हम जब बोलते हैं कि मतलब कम इस मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हो जाएगा ये, तो हम ये अजम्पशन रखते हैं कि मतलब टास्क कंप्लीट करने में कोई भी डिफ़िकल्टीज आएगी ही नहीं, ठीक है। तो इस वजह तो ये हम ऑप्टिमिस्टिक टाइम में लिख सकते हैं। इसके बाद है टी लाइकली या फिर मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट। मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट में क्या रहता है कि मतलब टी ऑप्टिमम मतलब हम जो एकदम कम टाइम रहता है वो हम डालते हैं कि मतलब इतने कम टाइम में ही हो सकता है। टी लाइकली मतलब जब भी हम ये कम टाइम भी नहीं और ज़्यादा टाइम भी मतलब बोल नहीं सकते, श्योर नहीं है किसी चीज़ से रहते। तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोजेक्ट मैनेजर्स आर आस्क्ड ओनली टू सबमिट वन एस्टिमेट। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में होता है कि मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर को बोला जाता है कि आप टी ऑप्ट और टी पेस ये दोनों मतलब ज़्यादा और कम का टाइम ना देते हुए हमें बीच का टाइम बताओ जो अप्रॉक्स हो, लाइक जो ज़्यादा मैच हो। तो इसके लिए हम टी लाइकली यूज़ करते हैं। इन दैट केस दिस इज़ द एस्टिमेट दैट गोज़ टू द अपर मैनेजमेंट। तो उस टाइम पे हम जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं वो अपर मैनेजमेंट को टी लाइकली वाला टाइम बताते हैं। अब टी पेस क्या होता है? टी पेस मतलब पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट। पेसिमिस्टिक टोटली ऑपोजिट होता है ऑप्टिमिस्टिक का। ऑप्टिमिस्टिक में हम एकदम जो लेस टाइम लग सकता है एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए वो बताते हैं, और टी पेस में हम मैक्सिमम टाइम जो लग सकता है कंसिडर करते हुए सारे जो भी डिफ़िकल्टीज आ सकते हो टास्क में उसको लेके हम टी पेस टाइम डिस्क्राइब करते हैं। दिस इज़ द मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए जो मैक्सिमम टाइम लग सकता है उसको हम टी पेस बोलते हैं। इन दिस केस इट इज़ अज्यूम दैट many things go wrong related to the activity. Many things can go wrong related to the activity. तो टी पेस मतलब हमें मैक्सिमम टाइम लगने वाला है एक एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए। तो इन दिस केस हम ये कंसिडर करते हैं कि बहुत कुछ गलत हो सकता है एक्टिविटी कंप्लीट करने में, इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो ये हमने 3 चांसेस ऑफ पर्ट भी देख लिए, वो है टी ऑप्ट, टी लाइकली और टी पेस। नेक्स्ट हम देखेंगे पर्ट प्लानिंग स्टेप्स। तो पर्ट के प्लानिंग स्टेप्स क्या है? आइडेंटिफाई टास्क एंड माइलस्टोन। तो पहला है स्टेप्स में पर्ट प्लानिंग स्टेप्स में आइडेंटिफाई टास्क एंड माइलस्टोन्स। तो ऑब्वियसली हमें एक चार्ट बनाने से पहले ये देखना पड़ेगा कि मतलब चार्ट बन ही इसलिए रहा है ना ताकि हमें बहुत सारे टास्क करने हैं। तो पहले तो कौन सा टास्क है ये आइडेंटिफाई करना है और इसके माइलस्टोन्स, ठीक है। एवरी प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ रिक्वायर्ड टास्क। मतलब कौन सा भी प्रोजेक्ट करने जाओ तो उसमें बहुत सारे टास्क लगते हैं। These tasks are listed in a table allowing additional information on a sequence and timing to be added later. तो ये जो भी हमने टास्क आइडेंटिफाई किया है, ठीक है, एक प्रोजेक्ट करने में जो भी हमें जो भी टास्क लगने वाला है उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अभी आइडेंटिफाई करने के बाद हम ये जो टास्क है इसको एक टेबल में लिस्ट करेंगे, और जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जैसे कि कौन सा टास्क पहले आएगा, मतलब वो सीक्वेंस हुआ, राइट, कौन सा पहला आएगा कौन सा दूसरा आएगा, वो सब सीक्वेंस और कितना कौन से टास्क को कितना टाइम लगेगा ये सब हम बाद में लिखेंगे। तो सीक्वेंस एंड टाइमिंग टू बी एडेड लेटर। फिर बाद में दूसरा स्टेप है प्लेसिंग द टास्क इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। तो भाई अब तो टास्क हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, अभी दूसरा स्टेप क्या होगा इसको सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है। द टास्क आर एनालाइज्ड एंड प्लेस्ड इन अ सीक्वेंस टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। तो कौन सा टास्क पहला आएगा, कौन से 2 टास्क साथ में होने चाहिए, ये सब हम एनालाइज करेंगे और इसको सीक्वेंस में रखेंगे ताकि रिजल्ट अच्छा आए। तीसरा है अब नेटवर्क डायग्रामिंग, ठीक है। अभी ये टास्क तो पूरा हमने मतलब एनालाइज कर लिया कौन सा कैसे आएगा। नेटवर्क डायग्राम यानी ये जो हमने पहले देखा था पर्ट चार्ट, इसको ही हम नेटवर्क डायग्रामिंग बोलेंगे। तो पहले मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया था ये चार्ट, तो मैं आपको एक चार्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। ये टास्क ए है, हमने इसको सीक्वेंस में लगाया, ठीक है। ये पहला टास्क ए है हमारा। तो ये टास्क होने के बाद 2 टास्क पैरेलल में चल रहे हैं। हमारा टास्क ए होने के बाद हम टास्क बी भी कर रहे हैं, टास्क सी भी कर रहे हैं, ठीक है।
ठीक है। और इसमें हमने 3 मंथ्स मतलब हमें टास्क एक ख़त्म होने में हमें 3 मंथ्स लग रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये टी। ठीक है, इस जो ये सारे टी है वो कितना टाइम लग रहा है एक टास्क कंप्लीट होने में, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बी और सी दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे हैं टास्क। ठीक है, फिर बी होने के बाद और सी होने के बाद, सॉरी, बी होने के बाद हम टास्क डी कर रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ टास्क ई भी कर रहे हैं, और सी होने के बाद भी हम टास्क ई कर रहे हैं। तो ई हमारा मेन रिजल्ट है, जो भी हमें रिजल्ट चाहिए जो सीक्वेंस है वो ई है। तो ये हुआ हमारा नेटवर्क डायग्राम। ठीक है, a network diagram is drawn using the activity sequence data showing the sequence of serial and parallel activities। ठीक है, तो ये नेटवर्क डायग्राम वही हुआ जो हमें सीक्वेंस शो करता है एक्टिविटी का, और डेटा मतलब कितना टाइम लगने वाला है वो, और सीक्वेंस एंड पैरेलल एक्टिविटीज़ मतलब दो टास्क साथ में हो रहा है उसको हम पैरेलल एक्टिविटीज़ बोलते हैं। टाइम एस्टिमेटिंग, तो नेटवर्क डायग्राम के बाद हमारा 4th जो स्टेप है वो है टाइम एस्टिमेटिंग। यही रिप्रेजेंट करना कि एक टास्क को कितना टाइम लगता है। तो इसके लिए हम वही 3 यूज़ करेंगे, टी ऑप्ट, टी लाइकली और टी पेस। दिस इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू कैरी आउट ईच एक्टिविटी इन 3 पार्ट्स। वही, ठीक है, सॉरी। एंड द 5th एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ क्रिटिकल पाथ एस्टिमेटिंग। ठीक है, क्रिटिकल मतलब नाम से ही लग रहा है बहुत सीरियस पाथ जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं। दिस डिटरमाइंस द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। ठीक है, अभी क्रिटिकल पाथ, अभी ग्राफ बना लिया, टाइम सब एस्टिमेट कर लिया, तो सारे टाइम को जोड़ के हम एक क्रिटिकल पाथ मतलब बता सकते हैं कि एक पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में हमें कितना टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो वही हुआ हमारा क्रिटिकल पाथ एस्टिमेटिंग। दिस डिटरमाइंस द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे हम अपना कंक्लूजन लिख सकते हैं, अगर ये आपका आंसर का एंडिंग है तो वही कि PERT helps in determining the time required to complete an activity, helps analyzing it and also determines the cost। तो ये जो हमारा PERT जो हमने सीखा है ये बस हमें एक्टिविटी का सीक्वेंस, उसका टाइम कितना लगने वाला है, एक एक्टिविटी को कैसा कंप्लीट होएगा, टोटल प्रोजेक्ट कितना टाइम में कंप्लीट होएगा, और हर एक चीज़ को एनालाइज करना कि कौन सा सीक्वेंस वगैरह, बस इतना ही नहीं, हमें साथ में कॉस्ट भी बताता है कि मतलब एक टास्क को कितना कॉस्ट लगेगा, पूरे प्रोजेक्ट को कितना कॉस्ट लगेगा, ये भी कंसिडर करने में हमारा हेल्प करता है। अगर आप बस आंसर इतना ही लिख रहे हो तो ये आपका कंक्लूजन हुआ, राइट। बट अगर आप आंसर बड़ा लिख रहे हो तो आप साथ में एडवांटेजेस ऑफ PERT भी लिख सकते हो, तो एटलीस्ट 5 एडवांटेजेस आप लिख सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं एडवांटेजेस। PERT चार्ट explaining defines and makes visible dependencies between the work breakdown structure elements। तो जो PERT चार्ट होता है ये क्या कर रहे हैं, PERT चार्ट हमें बता रहा है कि मतलब दो एक्टिविटी का डिपेंडेंसीज या फिर एक एक्टिविटी का डिपेंडेंसीज, फॉर एग्जांपल टास्क बी होने के लिए टास्क ए पहले कंप्लीट होना ज़रूरी है, तो टास्क बी डिपेंडेंट है टास्क ए में, और इस तरह से हमारा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को बता रहा है। ठीक है, PERT फैसिलिटेट्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रिटिकल पाथ। तो हमें ये PERT हमें हमारा क्रिटिकल पाथ भी बता रहा है आइडेंटिफाई करने में कि पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में कितना टाइम लगने वाला है, राइट। उसके बाद PERT फैसिलिटेट्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ एवरी स्टार्ट, लेट स्टार्ट एंड स्लैक ऑफ एवरी एक्टिविटी। PERT हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि कौन सा टास्क पहले स्टार्ट होना चाहिए, कौन सा बाद में स्टार्ट होना चाहिए, और हर एक एक्टिविटी का स्लैक मतलब डिसएडवांटेज भी बताता है, या फिर जो टाइम कंज्यूमिंग है वो भी बताता है हमें। फिर PERT provides for potentially reduced project duration due to better understanding of dependencies leading to improved overlapping of activities। तो PERT हमें पोटेंशियली रेड्यूस्ड ड्यूरेशन मतलब एक टास्क होने में कम से कम टाइम बताता है कि कितना कम से कम टाइम लग सकता है, फिर कितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लग सकता है, ये भी बताता है हमें वैसे तो। ड्यू टू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिपेंडेंसीज लीडिंग टू इम्प्रूव्ड ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। तो हमें कम से कम एक एक्टिविटी को कैसे कर सकते हैं जब ये पूरा प्लान्ड हो, और पूरा प्लान हम एक्टिविटीज़ को कैसे करते हैं PERT के हेल्प से, और पूरा प्लान करने से हमें पता चलता है कि कौन सी एक्टिविटी किस पे डिपेंडेंट है।
तो इसकी वजह से हम जो ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ हो रही है, जैसे कि 2 एक्टिविटीज़ जो साथ में हो रहे हैं उसको भी समझ सकते हैं, उसमें जो ड्रॉबैक्स है उसको क्लियर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं PERT के हेल्प से। The large amount of project data can be organized and presented in diagram for use in decision making. एक लार्ज अमाउंट ऑफ जो बड़ा प्रोजेक्ट है उसका पूरे डेटा को हम छोटा से एक ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मतलब कौन सा टास्क पहला हो रहा है, कौन सा बाद में हो रहा है, कौन से 2 टास्क साथ में हो रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है एक टास्क को, फिर पूरा एक टास्क कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, ये सब हम एक डायग्राम में कंक्लूड कर लेते हैं, डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो ये हुए एडवांटेजेस ऑफ PERT हमारे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ऐसे और ही मैनेजमेंट के आंसर्स चाहिए या फिर और भी नर्सिंग सब्जेक्ट्स के आंसर चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। बाय।